नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल VMLO एकेडमी पे। तो हम लोग ये जो पढ़ेंगे वो संविधान को पढ़ेंगे, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी तक हम लोग लाइव क्लासेस के माध्यम से, रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से कई सारे लॉ को पढ़ रहे हैं। तो आप हमारे प्रीवियस क्लास को अगर देखना चाहते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, और या तो आप लाइव क्लास में देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। प्रीवियस क्लास में, कल की क्लास में हम लोग आर्टिकल 21 को पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 21 को पढ़ रहे थे। और अनुच्छेद 21 में हमने क्या पढ़ा था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण, इसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो ये जो प्रोटेक्शन की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जो दिया गया है, ये जो आर्टिकल 21 जो प्रोविजन बता रहा है, इसमें बताता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। दैट मीन्स कि ये कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहा है। हम जब पिछली क्लास लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राण का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक क्या है, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा, जब इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो लास्ट में कहता है एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होता है। इन सारे चीजों को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। साथ ही साथ ए.के. गोपालन का केस हम लोग पढ़े थे और मेनका गांधी का केस पढ़े थे। ए.के. गोपालन के केस को क्या किया गया था? मेनका गांधी का केस जो आया था 1978 में, इसमें ए.के. गोपालन के जजमेंट को एडवर्स कर दिया गया, उसको पलट दिया गया। इन सारी चीजों को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आप लाइव क्लास में जाके देख सकते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिल जाएगा, आप वहां पे इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत और क्या-क्या अधिकार आते हैं, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या-क्या अधिकार आते हैं, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप बेयर की भाषा को देखें तो आर्टिकल 21 लगभग 2 से 2.5 सेंटेंस में है। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम आर्टिकल 21 जो है वो 2 सेंटेंस में दिया गया है, लेकिन है ये बहुत छोटा देखने में। लेकिन इसका अगर विस्तार की बात करें तो ये बड़े पैमाने पर हो चुका है। इसको विभिन्न केस लॉ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया। निजता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, मरने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कंपनसेशन प्रतिकर पाने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है वो आया कैसे? ये सभी आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, ये सभी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। और इसको विभिन्न केस लॉ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि इन सारे अधिकारों को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है उसको संरक्षण मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजों को विभिन्न केस लॉ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया, सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमाइन किया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो आज हम इसी को देखेंगे कि चूंकि बहुत सारे एग्जाम जब होते हैं हम लोगों की, पीसीएस, जेके या फिर जे कह लीजिए या सिविल कह लीजिए, तो पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं है। तो देखिए, केस तो इस पर बहुत सारा है, लेकिन मुख्य रूप से जो अधिकार हैं, आज की क्लास में हम उन अधिकारों को वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने किन किन अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अंतर्निहित किया है। इन चीजों का हम आज जिक्र करेंगे। जो मुख्य चीज है आर्टिकल 21 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में और यूएसए के संविधान में, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में, दोनों का लगभग बातें सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात करता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान जो है वो कहता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम कहते हैं, भारत का संविधान कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही अधिकार को कम किया जाएगा, जबकि अमेरिका का संविधान कहता है
सम्यक विधि प्रक्रिया के तहत ही उसको खत्म किया जाएगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है और इस डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस डिफरेंस को भी पूछ दिया जाता है। तो आज शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है और किन किन केस लॉ के माध्यम से किन किन अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अंतर्निहित किया गया है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहला अगर अधिकार की बात करें तो राइट टू लाइफ की बात कहता है, जीवन जीने का अधिकार की बात कहता है, अर्थात जीवन का अधिकार बताता है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का जो अधिकार है, या ऐसे आप कह लीजिए जीवन का अधिकार क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है? तो हाँ है, यह अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। देखिए, इसमें केस आया था जिसका नाम है मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 21 को, अनुच्छेद 21 को जीवन का अधिकार भी कहा जाता है, राइट टू लाइफ भी कहा जाता है। यह केस 1978 का केस था। इस केस में हुआ क्या? इस केस में जो ए.के. गोपालन का जजमेंट था, उस जजमेंट को एडवर्स कर दिया गया, उस जजमेंट को पलट दिया गया। देखिए यहाँ पे कहता क्या है इस जजमेंट के माध्यम से, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जीवित रहने का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानव गरिमा को बनाए रखने हेतु जीने का अधिकार है। मतलब कहता है कि जीवन का जो अधिकार है वो सिर्फ भौतिक अस्तित्व तक ही नहीं सीमित है, फिजिकल स्टैंडर्ड तक की लिमिट नहीं है। इसमें उसकी जीवन जीने के साथ साथ उसकी डिग्निटी को भी बताता है, उसकी गरिमा को भी रखना है। तो पूछ देता है किस लॉ के माध्यम से यह बताया गया कि जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है? तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस लॉ में बताया गया कि जीवन जीने का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट आपका था। अगला जो है एक इसमें और केस है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ AIR 1982 ऑल इंडिया रिपोर्टर 1982 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि मजदूरों की जो न्यूनतम मजदूरी है, जो मजदूर लेबर हैं, उनका जो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। तो मजदूर जो होते हैं उनका अगर न्यूनतम मजदूरी भी कोई व्यक्ति नहीं देता है तो वह क्या कर रहा है? वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मजदूरों का जो न्यूनतम मजदूरी है वह भी क्या है? अनुच्छेद 21 में निहित है, तो वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। किस केस लॉ में बताया गया था? पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ के केस में बताया गया था। और यह केस कब का है? 1982 का है। अब अगला अधिकार क्या है? अगला अधिकार है राइट टू लाइवलीहुड, मतलब जीविकोपार्जन का अधिकार। मतलब जीविकोपार्जन का अधिकार क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है? तो हाँ है, जीविकोपार्जन का अधिकार अनुच्छेद 21 में ही निहित है। देखिए इसमें क्या कहा गया था, एक केस आया था ओल्गा टेरिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट। केस का क्या नाम है? ओल्गा टेरिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल इंडिया रिपोर्टर 1986 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया इस केस लॉ के माध्यम से कि अनुच्छेद 21 में शब्द जीवन में शामिल जीविकोपार्जन का अधिकार है। जो अनुच्छेद 21 में जो शब्द है जीवन, जो मेनका गांधी के केस के माध्यम से आया था, उसमें यह कहता है कि उसी में जीविकोपार्जन का अधिकार भी क्या है? शामिल है, सम्मिलित है। तो आपको ध्यान रखना है कि जीविकोपार्जन का अधिकार राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 के अंतर्गत मेरा क्या है? फंडामेंटल राइट्स में आता है और यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। अब देखिए इसमें एक और केस है। अगर इस केस को देखा जाए तो इस केस के माध्यम से ये बताया गया कि इस सिद्धांत को निम्नलिखित मामले में जो सिद्धांत आया था कि जीविकोपार्जन जो जीवन में निहित है, ये इसके अतिरिक्त दो और केस लॉ आए और उसमें इसी सिद्धांत को जो 1986 का जो केस था ओल्गा टेरिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसी बात को इन केस में भी जिक्र किया गया है। केस का नाम है दिल्ली डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर एम्प्लॉयज यूनियन
बनाम कंज्यूमर दिल्ली प्रशासन। केस का क्या नाम है? दिल्ली डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर एम्प्लॉइज यूनियन वर्सेस कंज्यूमर दिल्ली प्रशासन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव 1992 एससीसी सुप्रीम कोर्ट केस है। और दूसरा जो केस है वो है LIC ऑफ इंडिया बनाम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 1995 सुप्रीम कोर्ट। ये जो दो केस हैं, इस दो केस में जीविकोपार्जन का जो अधिकार है वह बताया गया कि यह अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में ही सम्मिलित है। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार, क्या शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है? तो जी हाँ, शिक्षा का अधिकार भी आर्टिकल 21 में ही निहित है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं, उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार बताती है। वो शिक्षित होना चाहते हैं, अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अगर उनका उल्लंघन होता है, नहीं मिलता है, तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है। तो इसमें केस आया था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एससीसी सुप्रीम कोर्ट केस के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन जो है वह आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स है, वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि शिक्षा का अधिकार किस केस लॉ के माध्यम से बताया गया कि अनुच्छेद 21 में आता है। तो केस का नाम है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 एससीसी सुप्रीम कोर्ट के ये केस हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब राइट टू डाई, मरने का अधिकार, क्या मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया जा सकता है? तो नहीं दिया जा सकता है। मरने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 कहता है सिर्फ जीने के अधिकार की बात करता है, ना कि मरने के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार की बात करता है, ना कि मरने के अधिकार की बात करता है। तो देखिए, इससे संबंधित अगर देखा जाए तो सबसे पहला केस जो आया था आपका, उस केस का नाम है महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपति दुब्बल 1987, महाराष्ट्र राज्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस श्रीमती दुब्बल। ये केस 1987 का है और बम्बई उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया, बम्बई हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित किया, यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अधीन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। देखिए क्या कहता है, सबसे पहली बार किस केस लॉ के माध्यम से ये बताया गया कि मरने का अधिकार जीने के अधिकार में भी शामिल है। तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीमती दुब्बल 1987, यह बम्बई हाईकोर्ट का केस है। और इस केस में ये बम्बई हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि जीने के अधिकार, जो प्रत्येक व्यक्ति का जो जीने का अधिकार है, उसी अधिकार में मरने का अधिकार जो है वह भी शामिल है। लेकिन आगे देखिए, आगे क्या होता है, इसके विपरीत चन्ना जगदेश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, केस का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, केस का नाम है चन्ना जगदेश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1988 के बाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन सभी हाईकोर्ट पे लागू होंगे, जबकि हाईकोर्ट किसी स्टेट के हाईकोर्ट का डिसीजन मानने को प्रत्येक हाईकोर्ट बाध्य नहीं है। और यह केस भी हाईकोर्ट का ही है। केस का नाम है चन्ना जगदेश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1988 के बाद में कोर्ट केस में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, जबकि बम्बई हाईकोर्ट कहता है कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार है। लेकिन उसके अगले केस में 1988 का केस जो है आंध्र प्रदेश का, उसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट कहता है कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। अब देखिए आगे एक केस आता है 1994 में और ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस का नाम है पी रतिनाम बनाम भारत संघ, पी रतिनाम बनाम भारत संघ। केस का नाम ध्यान रखिएगा, पी रतिनाम बनाम भारत संघ 1994 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। मतलब सुप्रीम कोर्ट पहली बार केस में कहती है पी रतिनाम बनाम भारत संघ 1994 के केस में कि जीवन का जो अधिकार है उस अधिकार में
मरने का अधिकार शामिल है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मरने का अधिकार भी है। लेकिन एक और केस आता है और यह केस 1996 का है, श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज। इस केस को ध्यान रखिएगा और इसी केस के माध्यम से आज तक सुनिश्चित है कि भारत में जीने का अधिकार दिया गया है, मरने का अधिकार नहीं है, अर्थात जीने के अधिकार में मरने का अधिकार अंतर्निहित नहीं है। तो यह केस क्या है, केस का नाम ध्यान रखिएगा, श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज 1996 एससीसी के बाद में निर्धारित किया गया कि मरने का अधिकार प्राण के अधिकार में शामिल नहीं है। ये जो प्राण कल हम पढ़ रहे थे उसमें मरने का जो अधिकार है वो प्राण के अधिकार में शामिल नहीं है। कहना क्या जाता है, क्योंकि प्राण के अधिकार में जीने का अधिकार शामिल है। सिर्फ प्राण का अधिकार में क्या है, जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार शामिल है, जबकि मरने का अधिकार जीने के अधिकार के विरुद्ध है। कोई व्यक्ति अगर मरना चाहता है तो वह जीने के अधिकार के अगेंस्ट है, विरुद्ध है, तो उस व्यक्ति को मरने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज्ञान कौर का जो केस था, इस केस के माध्यम से ये हो गया कि जीवन के अधिकार में, जीने के अधिकार में मरने के अधिकार को सम्मिलित नहीं किया गया है, अर्थात मरने का अधिकार इसके अंतर्गत नहीं दिया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो फाइनली ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज का जो केस है, यह केस 1996 का है और इसमें यह सुनिश्चित हो गया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है, जबकि आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। प्राण में जीवन है, जीना है, न कि प्राण के अंतर्गत मृत्यु आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता है। अब देखिए अगला है इन ह्यूमन ट्रीटमेंट। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट कस्टोडियल, अगर पुलिस के कस्टडी में अगर डेथ हो जाता है तो पुलिस कस्टडी प्रोटेक्शन जो लेंगे लोग, मतलब कहता है कि अमानवीय व्यवहार, मृत्यु, पुलिस अभिरक्षा संरक्षण, क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि अमानवीय व्यवहार, मृत्यु, पुलिस अभिरक्षा जो है वह उससे उसको संरक्षण दिया जाएगा। एक केस था नीलबत्ती बेहरा बनाम उड़ीसा राज 1993। केस का नाम ध्यान रखिएगा, नीलबत्ती बेहरा बनाम उड़ीसा राज 1993 में क्या हुआ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मामला है वो उच्चतम न्यायालय में गया और उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा में तथा कारागार में कैदियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। क्या कहता है इसमें, यह बताया गया, उच्चतम न्यायालय के द्वारा बताया गया, किस केस के माध्यम से, तो नीलबत्ती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य के केस के माध्यम से यह बताया गया, उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि गिरफ्तार व्यक्ति, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, उस व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा में तथा कारागार में कैदियों की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? स्टेट की ड्यूटी है। और स्टेट का मतलब क्या? आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 की बात करेंगे। तो यह एक ड्यूटी बना दिया कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, या वो तो पुलिस कस्टडी में है या वो जेल में है, प्रिजन में है, तो इसकी सुरक्षा प्रदान करना किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी है। और स्टेट को लायबल कर दिया गया है, बता दिया गया है कि आपकी कर्तव्य है कि उसको आप सुरक्षा प्रदान करें, उसकी आप रक्षा करें। एक केस इसके बाद और आता है डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज AIR 1997। डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में उच्चतम न्यायालय संप्रेक्षित किया कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या क्रूर अमानवीय व्यवहार, चाहे वो जांच के दौरान हो या अन्य स्थान पर, अनुच्छेद 21 के अतिक्रमण है। अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, किसी को व्यक्ति हैं, उसके साथ अगर आप क्रूरटी करते हैं, उस व्यक्ति के साथ अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट करते हैं जो क्या है, विधि विरुद्ध है, उसके अनुच्छेद 21 में अधिकार के विरुद्ध है, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया जा रहा है। यह डीके बसु के केस में बताया गया था, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज, और यह केस है 1997 का। और इस मामले में न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न करना, किसी कैदी के साथ अगर किसी प्रकार का उत्पीड़न किया जा रहा है या क्रूर या अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो जांच के दौरान हो या अन्य स्थान पर, आप किसी इंक्वायरी के दौरान कर रहे हैं या फिर अन्य किसी स्थान पर कर रहे हैं, तो
तो आप कर क्या रहे हैं, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया जा रहा है। आगे एक केस आया इससे संबंधित और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि पुलिस द्वारा नकली मुठभेड़ में, मतलब पुलिस अगर कोई मुठभेड़ करती है, फेक इनकाउंटर अगर करती है, तो उस फेक इनकाउंटर में व्यक्ति को मारना अनुच्छेद 21 में पदक जीने के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। मतलब अगर कहीं पर फेक इनकाउंटर होता है तो ये अगर सही है तब तो ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करता है। अगर कोई फेक इनकाउंटर होता है और उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो आर्टिकल 21 का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, उसका वो उल्लंघन कर रहा है। ये भी 1997 का केस था और इस केस का नाम क्या है, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के केस में यह बताया गया। अब देखिए कंपनसेशन का बात करता है। क्या कंपनसेशन प्राप्त करना, क्या कंपनसेशन लेना आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है? अगर आता है तो किस केस लॉ के माध्यम से बताया गया? तो देखिए कंपनसेशन प्रतिकर की बात करें तो इससे संबंधित सबसे पहला केस आया था रुदल शाह बनाम बिहार राज्य 1983, रुदल शाह बनाम बिहार राज्य, स्टेट ऑफ बिहार 1983 सुप्रीम कोर्ट केसेस है और इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय को मौद्रिक प्रतिकर दिलाने की शक्ति है। मतलब क्या कहता है, कोर्ट कहती है कि रुदल शाह बनाम बिहार राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का नागरिक का उल्लंघन हुआ है संवैधानिक अधिकार, अगर किसी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार उल्लंघन हुआ, मतलब व्यक्ति डेट मींस यहाँ पे नागरिक का ही जिक्र किया गया है, तो ध्यान रखेंगे कि अगर किसी नागरिक का संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो न्यायालय क्या करेगी, मौद्रिक प्रतिकर दिलाने की शक्ति न्यायालय को दिया गया है। तो प्रतिकर पाने का जो अधिकार है वह भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल्य अधिकार है। अब देखिए इसी मामले में, इसी केस को, जो केस बताया गया था बिहार राज्य के केस में, जो प्रतिकर पाने का जो रुदल शाह बनाम बिहार राज्य के केस में जो जजमेंट दिया गया, इसी जजमेंट को अन्य केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुसरण किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो उस केस का नाम है नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993, नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993, और दूसरा केस है इंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1995, इंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1995। इसमें यही बताया गया कि रुदल शाह बनाम बिहार राज्य का जो जजमेंट आया था उसी जजमेंट को आगे कंटिन्यू रखते हुए बताया गया कि अगर किसी नागरिक का संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उसको क्या कर सकती है, न्यायालय उसको मौद्रिक प्रतिकर कंपनसेशन प्रोवाइड करवा सकती है। तो कंपनसेशन प्राप्त करना भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब देखना टेलीफोन टैपिंग जो है, टेलीफोन टेप करना क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है या नहीं है? तो इसको केस लॉ के माध्यम से क्या बताया गया इसको देखते हैं। देखिए इससे पहला जो केस आया था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ AIR 1997, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ AIR 1997 SC सुप्रीम कोर्ट के केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि टेलीफोन टेप करना एकांतता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है, राइट टू प्राइवेसी का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। तो एकांतता के अधिकार का सीधा क्या है, ये उल्लंघन है जो जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत है, जो जीने और व्यक्तिगत लाइफ के साथ साथ पर्सनल जो राइट्स हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के, पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसका तभी प्रयोग किया जाना चाहिए जबकि सार्वजनिक आपात या लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। अगर किसी व्यक्ति का फोन टेप करते हैं तो वह उसकी निजता के अधिकार के, राइट टू प्राइवेसी के विरुद्ध है। लेकिन अगर आप करते हैं और देश की सुरक्षा के साथ साथ
सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक आपात या लोक सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तब तो वो सही है। अगर इस दोनों के अंतर्गत नहीं आता है तो फिर क्या है, यह टेप रिकॉर्ड करना, फोन का टेपिंग करना, वह आर्टिकल 21 के अंतर्गत आप आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हैं और ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब अगला केस है, अगला पॉइंट है कि चिकित्सा का अधिकार, राइट टू जो मेडिकल है, क्या यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत है? चिकित्सा का अधिकार क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है? तो देखिए इसके बारे में क्या कहता है। इसके बारे में सबसे पहला केस आया था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 एससीसी सुप्रीम कोर्ट के बाद में यह कहा गया कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे, चाहे वह दोषी हो या ना हो। अगर दोषी है तब भी उसके जीवन की रक्षा करेंगे, अगर वो निर्दोष है तब भी उसकी जीवन की रक्षा करेंगे। अर्थात अगर कोई बीमार होता है तो चिकित्सा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होता है और राज्य उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करे, यह राज्य का ड्यूटी है। अगर ऐसा राज्य नहीं करता है तो उस व्यक्ति के जो अधिकार हैं अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक, वह उसका क्या कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। इसी केस में एक बात और आता है, दूसरा इसी में चिकित्सा के अधिकार में एक और केस है, मारन घोष बनाम स्टेट ऑफ त्रिपुरा, मारन घोष बनाम स्टेट ऑफ त्रिपुरा। इसमें क्या कहा गया, इसमें ये बताया गया, यह एआईआर 2012 का केस है और इसमें कहा गया कि चिकित्सक की लापरवाही से कारित मृत्यु के मामले में अगर कोई डॉक्टर के लापरवाही से, नेग्लिजेंस की वजह से किसी व्यक्ति की, पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पीड़ित पक्ष दोषी पक्ष से प्रतिकर पाने का अधिकार है। तो वह उस व्यक्ति से कंपनसेशन पाने के लिए इंटाइटल हकदार है। लेकिन ऐसे मामले में विशेषज्ञ की साक्ष्य द्वारा लापरवाही के साक्ष्य को साबित किया जाना चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हुई है तो आप उसके लिए कंपनसेशन पाएंगे, लेकिन कंपनसेशन तभी मिलेगा जब एक्सपर्ट की टीम यह प्रूव कर दे कि यह जो है, इंक्वायरी में यह फाइनल हो जाए कि यह जो हुआ है वह डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुआ है, तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब देखिए एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं और राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो इसमें सबसे पहला केस आया था राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य। और राइट टू प्राइवेसी जो है, एकांतता का अधिकार, यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। इसमें क्या कहते हैं, इस केस में क्या हुआ था, राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य 1994 एससीसी के बाद में कहा गया कि एकांतता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो कि एक मूल अधिकार है। तो एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बताया गया है। अगर एकांतता का अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। परंतु एक केस और आता है, अमोल चौहान बनाम श्रीमती ज्योति चौहान, अमोल चौहान बनाम श्रीमती ज्योति चौहान, एआईआर 2012 मध्य प्रदेश के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि नपुंसकता के आधार पर, अगर कोई व्यक्ति नपुंसक है, इस आधार पे अगर कोई डाइवोर्स के लिए सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, फाइल किया गया है, संस्थित किया गया है कोई वाद विवाह विच्छेद की याचिका में, पति के चिकित्सीय परीक्षण का आदेश दिया जाना एकांतता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अगर पत्नी ने एक प्लान फाइल किया है, केस दायर किए, इंस्टीट्यूट किए हैं डाइवोर्स के लिए कि हमारे मतलब उनके जो पति हैं, हस्बैंड हैं, वह नापुंसक हैं, तो उनकी जांच, अगर कोर्ट उनकी जांच करवाता है, ऐसा कोई आदेश देता है, तो वह राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करता है, वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत ही आएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, वह अनुच्छेद 21 के निहित है। जबकि कोई व्यक्ति नपुंसक है और इस आधार पर कोर्ट उसकी जांच करती है, इंक्वायरी करवाती है, उसके लिए कोई एप्लीकेशन प्लान फाइल किया जाता है, इंस्टीट्यूट किया जाता है, तो वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता है। आगे देखिए लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का अधिकार, लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है या नहीं। तो इससे संबंधित एक केस है एससी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एससी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया,
और इस केस लॉ के माध्यम से यह बता दिया गया कि लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार माना गया है। इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसको क्या माना गया है, एक फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में रखा गया है। तो लोक स्वास्थ्य जो है पब्लिक हेल्थ के साथ साथ एनवायरनमेंट जो है इसका राइट्स भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। अब देखिए एसपीडी ट्रायल का अधिकार, शीघ्र प्रशिक्षण का अधिकार क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। तो इसको किस केस लॉ के माध्यम से बताया गया, तो केस का नाम याद रखिएगा, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य AIR 1979 SC सुप्रीम कोर्ट के बाद में निर्धारित किया गया कि शीघ्रतर परीक्षण तथा निशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार का आवश्यक तत्व है। मतलब स्पीडी ट्रायल करना और साथ ही साथ निशुल्क मतलब फ्री में लीगल एडवाइस देना, यह भी फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और यह शीघ्र परीक्षण का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 21 में आता है। अगर डिले हो रहा है तो उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उसका जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है उसका हनन हो रहा है। तो किस केस में बताया गया था, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य के केस में बताया गया था। तो अभी हम लोगों ने कई सारे अधिकार को, राइट्स को पढ़े, जीवन का अधिकार, मृत्यु का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, लोक स्वास्थ्य का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, प्रतिकर पाने का अधिकार, शीघ्र परीक्षण का अधिकार। तो ये सारे अधिकार जो पढ़े, टेप रिकॉर्डिंग का अधिकार, ये सब में विभिन्न केस लॉ के माध्यम से देख रहे हैं कि यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है या नहीं है। हम लोगों ने आज की क्लास में ये जान लिया कि यह है या नहीं है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि आपको दे देगा कि इनमें से कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हैं या नहीं। तो आपको करीब करीब देखिए है तो कई सारा, लगभग आप देखेंगे तो इसका लिस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन 20 से 25 अधिकार को आपको जानते रहना चाहिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, और उसका केस लॉ भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि यह इसके अंतर्गत है या नहीं है। तो आज की क्लास को हम इसी जगह समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, संविधान के इस टॉपिक को आगे करेंगे, आगे की कड़ी में समझेंगे। तो आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ अपलोडेड वीडियो भी रहती है, लाइव क्लासेस भी चलती है, और अगर आप एक जगह देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हैं, तो आप वहां से देख करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।